सो लास्ट हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। सक्षम मुझे बताएगा, सक्षम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड क्या होता है? सक्षम खुद को अनम्यूट करो और मुझे बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। सक्षम। Sir, displacement covered in a particular time frame. For example, displacement covered within 3 to 4 seconds. इज थर्ड फोर्थ सेकेंड है ना? It is 4 seconds, yes, sir. सो अगर मैं कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, ये मैंने समझा दिया था, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, प्रवीण कोशिश करना जो क्लास 9th में तुमने ये 3 इक्वेशंस की होंगी, v इज u प्लस एटी, s इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। ये सब उसी से रिलेटेड। तुम्हारा छूटा तो है पोर्शन, लेकिन जो हम कर रहे हैं अभी वो 9th वाले से रिलेटेड है, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे लेक्चर्स अब से समझ में आएंगे। ओके सर। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड कुछ सही टाइम पर है। इस बैच में ना चैप्टर 3 में एंटर करने का सही टाइम यही होता है, तो स्टार्टिंग से आया आदमी या यहाँ से आ जाए। nth सेकेंड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 से लेकर n सेकेंड्स। जैसे अगर मैं कहता 10 सेकेंड, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 9 to 10 सेकेंड, 1 सेकेंड का इंटरवल है। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक ये है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड्स लो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकेंड्स लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक डायरेक्ट रिलेशन है which is u plus a by 2 2n-1। इससे मैंने अभी डिराइव नहीं किया, u plus a by 2 2n-1, इसे अभी डिराइव नहीं करा हमने, इसको करेंगे डिराइव। अब मैंने कोई इक्वेशन डिराइव नहीं कराई है, बिल्कुल मैं एंड में डिराइव कराऊंगा जब मैं ग्राफ भी समझा दूंगा, ताकि सब डेरिवेशंस में एक साथ करा दूं। सो अब इसके ऊपर पहले मैं एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करा रहा हूं, जो मैं ही सॉल्व करूंगा, सिर्फ इसलिए कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि n सेकेंड्स में और nth सेकेंड में फर्क क्या है। सो अब बॉडी, एक काम करो यार, इसको लिख लो, मुझे स्पेस चाहिए होगी, इसको प्लीज लिख लो। इतना लिख लिया हो तो बताओ मुझे, इसको रब करता है। एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, तो फॉर्मूला बेस्ड होगा, उसके बाद फिर आप करोगे। बस मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि n सेकेंड्स और nth सेकेंड में डिफरेंस क्या है। चलो भाई, इसको रब करते हैं। देखो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a body starts from rest and accelerate uniformly at 2 meters per second square. Calculate first part. Displacement covered in 3 seconds. Second है displacement covered in 2 seconds. Displacement covered in 2 seconds. Third part है displacement covered in 3rd seconds. In 3rd second. इसे मैं सॉल्व करूंगा, बस सिर्फ डिफरेंस दिखाना। जब वो 3 सेकेंड्स कह रहा है, दैट मीन्स 0 से 3 सेकेंड्स का इंटरवल। जब 2 सेकेंड्स कह रहा है, दैट मीन्स 0 से 2 सेकेंड्स का इंटरवल। जब 3rd सेकेंड कह रहा है, दैट मीन्स इंटरवल इज 2 to 3 सेकेंड, 1 सेकेंड का इंटरवल। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप ये रिलेशन यूज करोगे, s इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा। s3 चाहिए, u 0 है, हाफ, एक्सीलरेशन इज 2, टाइम इज 3 स्क्वायर, तो यस s1 आ गया 9। सेकेंड s2 चाहिए, 2 सेकेंड्स का, u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सीलरेशन 2 था,
0 प्लस हाफ इंटू 2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, S2 आ गया 4 मीटर। थर्ड निकालने के लिए अब आपको D3 nth सेकंड वाले को D से रिप्रेजेंट करते हैं। दो मेथड्स हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि S3 में से S2 सबट्रैक्ट कर दो, सो इट्स 9 माइनस 4 विच इज 5 मीटर। और आप इस dn के लिए ये रिलेशन भी यूज करना सीखो, a/2 2n माइनस 1, यहाँ n nth सेकंड होता है, थर्ड सेकंड, तो D3 हो जाएगा, देखिए u तो 0 है, a is 2, 2n minus 1, 2 into 3 minus 1, so D3 आ गया, it's 5। सो डिफरेंस बताने के लिए कि n सेकंड्स nth सेकंड में डिफरेंस क्या और रिलेशन क्या है, रिलेट कैसे हो सकते, इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है किसी को। इसमें अगर कोई डाउट है तो आगे आप कई जगह अटकोगे। चलिए इसे मैं रब करूं, प्रवीण लिख लिया, इसे रब करूं। Yes, sir. प्रवीण, Yes, sir. चलो so a body covers 12 meter in second and 20 meter in fourth second। हाँ समक्ष, अभी जस्ट नया स्टार्ट हो गया, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो। हाउ मच डिस्टेंस it will cover in 4 seconds after 5th second। चलिए सॉल्व कीजिए, 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करूँ। 2 नहीं, 43 हो रहे हैं ना, 3 मिनट है, 46 से मैं सॉल्व करूँगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन हाँ यूनिफॉर्म, और सर रेस्ट पे मतलब रेस्ट से शुरू करी होगी ना। नहीं रेस्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नोन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, पता ही नहीं इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। समक्ष बस इस न्यूमेरिकल तक थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सृजना तुम्हें भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जब तक ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। समक्ष, सृजना, तुम लोगों की इस बैच में फर्स्ट क्लास है भाई, ये याद है समक्ष और सृजना, ये आपने क्लास 9th में ये एक्सप्रेशंस करे होंगे। समक्ष और सृजना, इसे लिख लो, उसमें से वाइंड अप कर रहा हूँ, आगे जो मैं कराऊंगा उसमें इन टॉपिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। मानस का आया 136 मीटर, ओके। मानस की स्पीड, बहुत स्पीड और एक्यूरेसी मानस की बहुत जबरदस्त है। बस इस चीज को 2 साल मेंटेन कर लो, जितने एंट्रेंस दोगे ना वो सारे एंट्रेंस क्रैक हो जाएंगे। 2 साल इस चीज को, इस कंसिस्टेंसी को मत टूटने देना। ट्राई करूंगा सर। जितने एंट्रेंस दोगे ना तुम,
So जरा सा मुझे क्वेश्चन याद दिलाओ, क्या क्या गिवन था? डिस्प्लेसमेंट गिवन था कौन से सेकंड में? ट्वेल्व मीटर इन सेकेंड्स. दैट मीन्स D2 गिवन था 12 मीटर और 20 मीटर इन फोर्थ सेकेंड. फोर्थ सेकेंड में जाएगा 20, 4 सेकेंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकेंड जाएगा. तो देखो यहाँ एक मेजर काम है, किसी तरह से आपको इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो एक मेजर काम है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना. तो उसके लिए आप dn वाला जो एक्सप्रेशन है विच इज u प्लस a बाई 2n माइनस 1, आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना होगा. तो देखिए जब आप d2 लिखोगे, d2 होगा u प्लस a बाई 2 into 2 minus 1. d2 is 12. So 12 is u plus a by 2, 2 into 2 minus 1, 3. That's first equation. इसी तरह से आप d4 लिख सकते हैं. d4 होगा u plus a by 2, 2n minus 1. So d4 is 20, u is u plus a by 2, n is d4 है, n is 4. So second equation हो गई 20 is u plus 7a by 2. That's second equation. अब आप सिर्फ इतना काम करो, इन दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लो तो वहां से a मिल जाएगा. सबट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. So equation number 1 is 20 is u plus 7a by 2 और 1 है 12 is u plus 3a by 2. ये कैंसिल हो जाएगा. 20 minus 12 is 8. It's 7a by 2 minus 3a by 2. So 8 is 4a by 2. So a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो. लेट्स से 3 को आप 1 में रख दीजिए. 3 को आप 1 में रखेंगे. So 12 is u plus 3 by 2 into a था, ये ना था. a की वैल्यू रख दीजिए, a is 4. तो ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया. u आ गया 6 मीटर पर सेकेंड. So you have a as well as u. अब बस आपको ये देखना है, this is t equal to 0. वो आपसे कह रहा है 4 seconds after 5th second. तो ये मान लीजिए t equal to 5. t equal to 5 के बाद 4 seconds कहाँ तक पहुंचेगा? t equal to 9 seconds. तो वो कह रहा है इतना जो डिस्प्लेसमेंट होगा S59, इसे कैलकुलेट करो. तो इसे कैलकुलेट करने का सीधा तरीका है 9 seconds का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, 5 seconds का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो एंड सिंपली सबट्रैक्ट. 9 seconds में से 5 seconds का डिस्प्लेसमेंट सबट्रैक्ट कर दीजिए. सो जो S59 होगा that will be S9 minus S5. So S59, अब आपको सिर्फ S9 और S5 कैलकुलेट करना. भाई यही होगा ना, देखिए ये पूरा S9 है, ये S5 में सबट्रैक्ट कर दो. So S is ut plus half at square. जब आप S5 कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज रख दीजिए. u is 6, S5 means 5 seconds में, it's half. Acceleration is 4 into 5 square. S5 is 30 plus 50, which is 80 meter. फिर S9 चाहिए आपको, just values रख दीजिए. Initial velocity u is 6. t time कितना चाहिए? Time 9 seconds plus half. Acceleration is 4.
मल्टीप्लाइड बाय 9 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 2, सो S9 हो गया इट्स 54 प्लस 81 into 2 which is 162. S9 आ गया 162 प्लस 54, तो ये कितना आ जाएगा 162 प्लस 54 6 11 2 160. So S59 आया S9 minus S5 which is 216 minus 80 which is 136. It's 136. डाउट्स बताइए मुझे यहाँ तक क्या क्या डाउट्स हैं? यश, गौरव, मनस्विन, सक्षम, नो सर। कोई डाउट नहीं है? इसे लिखिए, फिर इसके बाद फ्री फॉल स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का नेक्स्ट केस फ्री फॉल. इतना लिख लीजिए, इतना हो जाए तो बताइए मुझे. इतना हो गया, बताओ मुझे, सेटअप करते हैं. अरे भाई बताओ, रब करूं नहीं करूं सर? सो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट खत्म हुआ. नेक्स्ट देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ फ्री फॉल. मोशन अंडर ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी को आप फ्री फॉल भी कह सकते हैं. मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ फ्री फॉल. तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब है? दिस मीन्स मोशन ऑफ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ gravitational force only. Action of gravitational force only. अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उस मोशन को आप मोशन अंडर ग्रेविटी कहोगे या आप उसे फ्री फॉल कहेंगे. मींस मोशन ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कुछ एक्ट नहीं कर रहा, दैट्स फ्री फॉल. इसका मतलब ये है कि अगर दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, आपने एक बॉडी ली, बॉडी को यहाँ छोड़ दिया, लाइक मैंने ये पेन लिया, इस पेन को यहाँ रिलीज कर दिया. एयर फ्रिक्शन नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ एयर नहीं है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. तो यहाँ पर इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये बॉडी नीचे जाए या मैं इसे ऊपर फेंक दूं, मोशन डाउनवर्ड्स हो. सर ये स्फीयर आपने अर्थ बनाया है? हाँ तो बताओ क्या. सर ये स्फीयर क्या बनाया आपने? अर्थ? हाँ ये अर्थ है.
ये अर्थ है। तो अगर एक बॉडी है उस पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो आप कहोगे बॉडी इज इन फ्री फॉल, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। और ये जरूरी याद रखिएगा, बॉडी डाउनवर्ड्स जाए या अपवर्ड्स जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करती है हमेशा। अब जहां भी फोर्स होगी वहां एक्सेलरेशन होगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी due to gravitational force भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ले और उसे मास से डिवाइड कर दो। एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा, इस एक्सेलरेशन को हम g से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस एक्सेलरेशन, चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बाकी जो डिटेल्स है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कैसे वेरी करेगा, वो सारी डिटेल्स आपके सिलेबस में एक यूनिट है ग्रेविटेशन 6 यूनिट, उसमें देखेंगे डिटेल में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता कैसे। अभी तो मेरा सिर्फ ये काम है इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सर आपने ये दोबारा हर्षित, नहीं समझ में आया। सर आपने ये क्या लिखाया है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपॉन m। हाँ, एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। इस एक्सेलरेशन को g से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इसमें कुछ चीजें याद रखिएगा, ये जो 9.8 है ना, दिस वैल्यू is on the surface of earth only. This value is on the surface of earth only. ये जो g की वैल्यू है 9.8, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अर्थ की सरफेस पर है। कि अगर मास यहां रखा है तो g की वैल्यू 9.8 होगी, हाइट पर लेकर जाओगे तो डिक्रीज होगी, इट डिक्रीज विद हाइट, it decrease with height। लेकिन अगर हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत कम, बट इफ हाइट h is very very less than the radius of earth, अगर ये हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत कम है, where r is radius of earth, अर्थ का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6400 किलोमीटर। सर एक बार वापस समझा दो। रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6400 किलोमीटर। नहीं सर, वो फॉर्मूला से समझा दो एक ये बार। जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसे g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9.8 कैसे आती है मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये जब हम ग्रेविटेशन करेंगे तब मैं डिराइव करा के दिखाऊंगा 9.8 कैसे आता है। अब यहां तक आया। अब ये जो 9.8 वैल्यू है ना, दिस वैल्यू इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ओनली। कि अगर ये मास अर्थ की सरफेस पर रखा है तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी, दैट्स 9.8। दिस वैल्यू इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की सरफेस पर। अगर आप कुछ हाइट या डेप्थ में जाओगे, कुछ हाइट पर जाते हो, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, इट डिक्रीज विद हाइट। लेकिन अगर हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत कम है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, तुम कह रहे हो बॉडी को 10 मीटर पे फेंक दिया, 200 मीटर पे फेंक दिया, तो वो हाइट तो रेडियस के कंपेरेबल नेग्लिजिबल, देन वैल्यू ऑफ g can be considered
एज कांस्टेंट, तब आप कह सकते हैं कि जो g की वैल्यू होगी, ये g की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, ये वेरी नहीं, अगर हाइट रेडियस से बहुत कम है। लेकिन हाइट एक बार रेडियस के आसपास पहुंच जाएगी तो g की वैल्यू हाइट के साथ वेरी करेगी। सर वो क्या लिखा है सर? कौन सा? वो 6400 किलोमीटर के आगे रेडियस रेडियस लिखा है। सर जो ये वेरी वेरी स्मॉल आपने कहा है, तो ये मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी लगभग? 200 मीटर, 300 मीटर, दिस इज Okay. रेडियस। 200-300 मीटर तक के क्वेश्चंस हैं तुम्हारा, तो बहुत ज्यादा वेरी नहीं है। अब एक चीज और याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी, ये ना बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा, ना शेप पर, ना साइज पर। मींस अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूँ, इसका एक्सेलरेशन भी 9.8 होगा। मैं 1000 kg की कोई रॉक ले लूँ और उसे ड्रॉप कर दूँ, उसका भी एक्सेलरेशन 9.8 होगा। ये मास से इंडिपेंडेंट है, शेप से इंडिपेंडेंट है, साइज से इंडिपेंडेंट। अब मुझे बताइए, और सर ये वाला पॉइंट का क्या मतलब है? आर रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर वाला। एक बार और मनीष में, एक बार और, कौन सा वाला पॉइंट? मैं नाम ले रहा हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर वाला। तो देखो, इन जनरल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ डिक्रीज होता है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे, इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर आपकी हाइट, जिस हाइट पर आप लेकर जा रहे हो, वो रेडियस से बहुत कम है। मैं इसमें आपसे कहता हूँ, जैसे पेन है, इस पेन को मैंने टेबल से ऊपर तक उठा लिया, मीन्स कुछ 100 सेंटीमीटर तक लेकर गया होगा, 50 सेंटीमीटर, वो हाइट रेडियस से बहुत कम है। तो मैं कह सकता हूँ कि g की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, g की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। लेकिन अगर हाइट रेडियस से ज्यादा हो जाए, कंपेरेबल हो जाए, इसमें आपसे कहूँ 200 किलोमीटर पर ले जाइए, 300 किलोमीटर पर ले जाइए, तो g 9.8 नहीं होगा, g की वैल्यू डिक्रीज कर देगी। मनस्विन, अब आया समझ में? यस सर। एक मिनट सर, हाई होगा तो फिर उसकी वैल्यू कम होगी? हाँ, g की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे g की वैल्यू कम होगी। अंश, अभिषेक, समक्ष, सर एक बार वापस समझा दो ये वाला। कौन सा वाला? सर ये और 6400 से 64। देखो, अर्थ का जो रेडियस है ना, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और g की वैल्यू यहाँ पर है। ये देख रहे हैं, मास यहाँ जो रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पर, यहाँ g की वैल्यू होती है 9.8। मैं जैसे जैसे इस मास को ऊपर लेके जाऊंगा, मैंने मास यहाँ रखा, मैं मास ऊपर ले गया, g की वैल्यू 9.8 नहीं रहेगी, g की वैल्यू कम होती चली जाएगी। हो सकता है यहाँ 9.7 हो सकता है यहाँ 9.6 हो जाए, हो सकता है और ऊपर लेकर जाए 9.5 हो जाए, 9.4 हो जाए। तो जैसे जैसे आप ऊपर लेकर जाएंगे, g की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर हाइट रेडियस से बहुत कम, मीन्स मैं आपसे कहता हूँ समक्ष की से 10 मीटर की हाइट पर ले जाओ, रेडियस कितना है अर्थ का? 6400। तो 10 मीटर तो रेडियस से बहुत कम है, तो आप 10 मीटर पर लेकर जाओगे तो ये रुका रहेगा, इट्स ऑलमोस्ट। समक्ष अब आया कि अगर आप लेकर जा रहे हैं जो रेडियस के कंपेरेबल बहुत कम है, तो वहाँ वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 9.8 रहेगी, कोई मेजर चेंज नहीं है। और सर अगर 200 किलोमीटर आप जैसे बोल रहे हैं, हाँ, वहाँ चेंज हो जाएगी, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स हम अभी नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स हम बचा के रखेंगे ग्रेविटेशन के लिए, अभी नहीं करेंगे। ओके सर। अभी तो हम स्मॉल हाइट लेंगे। अनुभव, गौरव, यस सर, क्लियर। युवराज बहुत लेट आया। रब कर दूं इसको, सब लिख चुके हैं? अगर कोई लेट आया, युवराज तुम लेट हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिख नहीं पाए। अच्छा चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी का रह गया। अब देखो, अब यहाँ जो एक्सेलरेशन है, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ना। यहाँ जो एक्सेलरेशन है g is 9.8 meter per second square. This acceleration is constant.
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट मींस योर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और जैसे ही कहा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अब बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशंस। तुम जानते हो 4 इक्वेशन जिनसे कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। v is u plus at, s is ut plus half at square, v square minus u square is 2s, और dn is u plus a by 2 2n minus। ये चारों इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं। ये चारों इक्वेशंस वैलिड होंगी। बस यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं। अब देखिए, जब मैं कहता हूँ ना कन्वेंशन, दैट मींस लॉ नहीं है, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली जो कन्वेंशन लेता हूँ, मैं हमेशा से ये कन्वेंशन यूज करता हूँ कि अपवर्ड्स डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। तो हर वो क्वांटिटी जो अपवर्ड्स एक्ट करेगी वो पॉजिटिव है, जो क्वांटिटीज डाउनवर्ड्स एक्ट करेंगी वो मेरे लिए हमेशा नेगेटिव। ये मेरा कन्वेंशन है जो मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ। अक्सर टेक्स्ट बुक्स, कई टेक्स्ट बुक्स में आपको ये कन्वेंशन मिलेगा, कुछ टेक्स्ट बुक्स में रिवर्स भी मिलेगा। कुछ कहेंगे डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है, अपवर्ड्स नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। कोई एक फॉलो करना जरूरी है। सो अगर मैं एक एग्जांपल देखें इस कन्वेंशन में जस्ट अप्लाई कर दी, ये एक बॉडी है, ये बॉडी अपवर्ड्स जा रही है, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स होगी, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड्स कवर करेगी, फाइनल वेलोसिटी भी अपवर्ड्स होगी, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा? भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, ग्रेविटी तो नीचे एक्ट करती है, ग्रेविटी तो बॉडी को डाउनवर्ड्स पुल करेगी। सो जी विल एक्ट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, जी हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यू पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, velocity positive, but acceleration due to gravity is a negative quantity, it's negative. बिल्कुल इसी तरह से अगर एक बॉडी है मास m की and it is going downwards, so velocity is downwards, displacement is downwards, और acceleration भी downwards, सब कुछ नीचे आ रहा है, तो u भी नेगेटिव, s भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, और g तो खैर हमेशा ही नेगेटिव होगा। भाई ऐसा मत कर देना कभी कि बॉडी ऊपर जा रही है तुम कह दो g ऊपर है। g ऊपर होने का मतलब होगा अर्थ ने ऊपर रिपेल कर दिया, अर्थ रिपेल नहीं करती, अर्थ हमेशा ट्रैक करती है, g हमेशा डाउनवर्ड्स आती है। इतना लिख डालो। और मैं फिर कह रहा हूँ ये यूनिक कन्वेंशन नहीं है, आप रिवर्स ले सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, अपवर्ड्स इज नेगेटिव, फिजिक्स विल रिमेन सेम, फिजिक्स पर अफेक्ट नहीं करेगा। इतना लिखिए, मुझे डाउट्स बताइए। इतना लिखो और मुझे डाउट्स बताओ अगर कोई डाउट है तो। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मैं बस आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। सर आपने सही एग्जाम्पल क्या समझाया जो ये मास है नीचे? हाँ, क्या कह रहे हो अर्षद? सर ये सेकंड एग्जांपल में जब कोई मास नीचे गिर रहा है, मैंने सिर्फ ये बताया मास नीचे जा रहा है, तो जो क्वांटिटीज होंगी उन क्वांटिटीज का साइन क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, फाइनल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स होगी, जी भी नेगेटिव होगा। और हमारा कन्वेंशन क्या कहता है कि डाउनवर्ड्स नेगेटिव है, अपवर्ड्स पॉजिटिव, तो यू भी नेगेटिव, एस भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, जी भी नेगेटिव। भाई अगर किसी को यहाँ प्रॉब्लम है अभी बता दो। युवराज, सृजना तुम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती हो, बड़ा परेशान होगी, समझ में आता है नहीं आता। देखो ये फ्रेश टॉपिक है, जिन बच्चों ने आज से ज्वाइन किया है, मतलब ये प्रेशर मत रखना दिमाग में कि कुछ छूटा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ से आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जो छूट गया वो बैकअप देना मेरा काम है, मैं करा दूंगा।
सर इसमें एग्जाम्पल में जी अगर नीचे को होता है तो वो अच्छा अच्छा ठीक है समझ आ गया। नेगेटिव डाउनवर्ड्स हमेशा नेगेटिव। सर इसमें रीजन क्या है जब मास नीचे गिरता है कन्वेंशन जो लगा है कि नेगेटिव होगा सब कुछ? हर्षित क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशंस है, मैंने वेक्टर में सिखाया था कि या तो प्रॉपर वेक्टर यूज करो या वन डायमेंशन में वेक्टर का काम कन्वेंशन से हो जाता है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा, ऑपोजिट को नेगेटिव लेना होगा। और मैंने कई बार रिपीट कर दिया होगा कि ये यूनिक नहीं है, आप चाहो तो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव किया तो अपवर्ड्स नेगेटिव ले, आंसर सेम है। ओके सर। सर इसमें जी जब डाउनवर्ड्स है तो वो नेगेटिव कैसे हुआ? अर्थ की तरफ को जाते समय तो वो पॉजिटिव होना चाहिए ना? हमारा कन्वेंशन यही है, जो भी चीज डाउनवर्ड्स होगी वो नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव ना मनस्वन ये नहीं बता रहा कि कुछ डिक्रीज हो रहा है, या नेगेटिव सिर्फ साइन डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव, अपवर्ड्स है तो पॉजिटिव। नेगेटिव ये नहीं बता रहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज। आपने क्या कहा कि हम उल्टा भी कर सकते हैं ना कि ऊपर जाती हुई चीज को नेगेटिव ले सकते हैं? कन्वेंशन है, मतलब आंसर के बाद स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि हमने कौन सा कन्वेंशन ले रखा है। हाँ। ओके सर। तो मनस्वन डाउनवर्ड्स ना हमारे कन्वेंशन में नेगेटिव है। डाउन नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। डाउनवर्ड सिंपली मींस कि नीचे जा रहा है। ये सर पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की साइड को पॉजिटिव होता है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ऑथर्स ये भी कन्वेंशन यूज करते हैं कि डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है, अपवर्ड्स नेगेटिव। तो इस कन्वेंशन से जी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हम जो कन्वेंशन यूज कर रहे हैं उसमें डाउनवर्ड्स नेगेटिव। इट्स अ कन्वेंशन मनस्वन, रिवर्स कर दो, फिजिक्स पर अफेक्ट नहीं होता। चलिए इसे रब करते हैं। ये सारा काम ना गैलीलियो ने किया था, मतलब इन इक्वेशंस के बाद गैलीलियो ने, इनफैक्ट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो से पहले लोग कहते थे एक्सेलरेशन टाइम नहीं पोजीशन की रिस्पेक्ट में चेंज है। गैलीलियो ने कहा था कि एक्सेलरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इन सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए गैलीलियो ने एक बड़ा ढंग का एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, शायद आप लोगों ने सुना हो कि लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से उसने एक आयरन का पीस था और एक फेदर था। दोनों को थ्रो किया, मतलब मैं किसी हाइट पे चढ़ जाऊँ जहाँ एयर ना हो, मतलब मैं किसी ऐसे दिन की बात कर रहा हूँ जब एयर नेग्लिजिबल है, मैं एक आयरन का पीस ड्रॉप करूँ और एक फेदर ड्रॉप करूँ। मुझे बताना है इनमें से किसको टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें ना पोल कर लेते हैं, मुझे इसके लिए पोल की एयर नहीं है सर, वो क्या है, क्या एयर का वो पड़ जाएगा एयर रेजिस्टेंसेस में? नहीं, एयर रेजिस्टेंस एयर है कि नहीं है? नहीं नहीं, एयर नहीं है, एयर नहीं है। तो बराबर टाइम पे गिरेंगे दोनों सब बराबर टाइम पे गिरेंगे। तो सेम टाइम पे गिरेंगे दोनों। तो सेम टाइम में गिरेंगे। प्रवीण क्या लगता है, सेम टाइम पर आएगा? यस सर। अच्छा, मतलब एक आयरन का पीस मैंने थ्रो किया, अगर एयर नहीं है तो दोनों सेम टाइम पर आएंगे। तो मान लो ये जो टावर है ना, इसकी हाइट है 100 मीटर। मैं तुमसे कहता हूँ अब वो बॉडी दोनों में से कुछ भी हो सकती है, इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर। ये जो थ्योरी है ना फ्री फॉल की थ्योरी बेसिकली यहाँ से शुरू हुई, हाइट ऑफ 100 मीटर। कैलकुलेट टाइम when it strikes the ground. When it strikes the ground. So देखो फ्री फॉल है, आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, S is ut plus half at square। अब एक को बताएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है। अगर ये यहाँ से आता है और ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 100 प्लस 100 माइनस 100। सर कुछ भी हो सकता है कन्वेंशन के हिसाब से। मेरा अब से ना, जब तक तुम मेरे से पढ़ रहे हो हमेशा हम एक ही कन्वेंशन फॉलो करेंगे, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स और कुछ नहीं। डाउनवर्ड्स क्या सर बोला, नेगेटिव या पॉजिटिव? कन्वेंशन हमेशा एक ही यूज करेंगे, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -100।
ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन फ्री फॉल है -0, इट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसे ऑलमोस्ट लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं युवराज, हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। यहाँ वैल्यू रखते हैं, इट्स -100, ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ में, देखो एग्जैक्ट 9.8 है, सिर्फ इसलिए कि टाइम बच जाए मैं -10 ले रहा हूँ, इट्स -10 multiplied by t square. So -100 is -5 into t square, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से t स्क्वायर आ गया 100/5, तो ये t आ गया √20 तो √20 सेकेंड्स के बाद ये जो बॉडी होगी ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। अभी कुछ भी हो, ये आयरन का पीस हो, सर इसमें डिस्टेंस हमने -100 से लिया। हाँ, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड्स आ रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स। और हमने जो कन्वेंशन यूज किया है वो कन्वेंशन हमेशा यही है कि अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। जब बॉडी नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे कवर कर रहा है ना, इसलिए -100। हाँ मनस्विन, हुआ क्लियर? यस सर। भाई किसी को डाउट इसमें? क्योंकि फ्री फॉल पर जब हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स का स्टैंडर्ड बहुत ढंगा होगा, मतलब फ्री फॉल से अच्छे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर यही प्रॉब्लम है तो मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभिषेक, अनुभव? सर आपने -9.8 को 10 क्यों कर दिया? बस सिर्फ इसलिए कि मैं आसानी से कैलकुलेट कर पाऊँ, मैंने बस राउंड ऑफ कर दिया, 9.8 को 10 कर दिया, सिर्फ अपनी आसानी के लिए। आप एग्जाम में 9.8 ही लोगे हमेशा, सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा करा। और अक्सर क्वेश्चंस में कह देगा कि 10 ले लो, तो आप 10 ले लीजिए। प्रवीण, क्लियर है? यस सर। सो √20 सेकेंड सबके लिए, चाहे आयरन का पीस हो, चाहे फेदर हो, चाहे आप एक 1000 kg का स्टोन ले, सब एक टाइम पर गिरेंगे। अब ये ना कई लोगों के मैसेजेस अभी चैट रूम में कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट और बहुत एक लाइट ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर पहुंच जाए। तो एक एक्सपेरिमेंट है, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास वीडियो थी, अगर मुझे मिल जाए तो मैं वो वीडियो शेयर कर दूँ। 1 मिनट रुक। Do you want to become a data scientist? If yes, then start. सो एक्सपेरिमेंट है, इसे देख लो। जिन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर जाएगी, उनको इस एक्सपेरिमेंट को देख कर लग जाएगा। भाई ये विजिबल है सबको? यस सर। हाँ, ये वैक्यूम में है सक्षम। तो एक हैवी बॉल है, एप्पल है शायद, और एक फेदर है, इन दोनों को ड्रॉप कर रहा है वैक्यूम में, परफेक्ट वैक्यूम, एयर नहीं है। दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पर जाते हैं। सो ये जो फ्री फॉल है ना, इसकी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। सो जिन लोगों के मैसेजेस, जो लोग चैट रूम में कह रहे थे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो शायद अब यकीन आ गया कि अगर फ्री फॉल है, सो फ्री फॉल में जो भी टाइम होगा वो मास से इंडिपेंडेंट है, शेप साइज से इंडिपेंडेंट है। किसी भी मास, किसी भी शेप और साइज की बॉडी हो, सेम टाइम पे गिरेगी, टाइम सेम रहेगा। चलिए इसे रब कर दें।
अब फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स में हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, कुछ बहुत बेसिक सी टर्म्स यूज करेंगे। जैसे पहला, इसे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक कह दो फ्री फॉल के। सर एक बार आप पहले वाली स्लाइड पे जा सकते हो, मैंने कुछ मिस कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री फॉल। मैं न्यूमेरिकल्स में इन चीजों को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। जैसे पहला, अगर वो आपसे कहता है बॉडी इज ड्रॉप्ड, जैसे ही वो आपसे कहता है बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज 0। तो अगर कहीं लास्ट स्लाइड, एक मिनट समझ, हाँ समझ बताओ। यस सर, सर डन सर, स्क्रीनशॉट ले लिया सर मैंने, आई वाजंट देयर। समक्ष हो जाए तो बताओ, फिर से रब करते हैं। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री फॉल, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है फ्री फॉल का, दैट इफ अ बॉडी इज ड्रॉप, अगर वो कहीं कहता है कि बॉडी को ड्रॉप कर दिया, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप, ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी से, तो जहां भी आ जाए ड्रॉप करा है वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दूसरा, अगर हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट मीन्स मैंने मान लीजिए पेन है, इस पेन को थ्रो किया, इस पेन के साथ क्या होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, रुकेगा और उसके बाद नीचे आएगा। सो अगर मैं यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूँ वापस, तो ये बॉडी एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, ये बॉडी जाएगी एक हाईएस्ट पॉइंट तक, और उस हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद ये नीचे आ जाएगी। सो एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point पर इनिशियल वेलोसिटी, देखो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी रुकती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बताएगा तुम में से हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सीलरेशन कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर वो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो बताएगा एक्सीलरेशन कितना होगा युवराज? तो जो ऊपर वाली हाइट पे होगी, जो उसकी हाइट होगी उस हिसाब से। अच्छा, 0 होगा या नहीं होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर जाके बॉडी रुक जाती है। हाँ, कैस्पल सही कह रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी रुक जाएगी, एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सीलरेशन विल बी माइनस, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी, बॉडी इज ड्रॉप तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी ना? कहाँ पर? अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया तो फाइनल वेलोसिटी ड्रॉप कर रहा है, मनस्विन ड्रॉप करने के लिए कह रहे हो? यस नहीं, फाइनल 0 नहीं होगी। देखो मान लो मैंने इसको यहाँ से इस पेन को ड्रॉप किया, तो जब ये इसे स्ट्राइक करेगा ना ग्राउंड को, सरफेस को, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से तो स्ट्राइक करेगा, फाइनल 0 नहीं होगी, इनिशियल 0 होगी। अगर मैंने कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया, इनिशियली रेस्ट में थी, लेकिन जब वो बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो किसी ना किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, जब स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, 0 नहीं होगी। सर सर हमने एक क्वेश्चन किया था, जब बलून ऊपर जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, उसमें हमने जब छोड़ा था तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी एक्सेलरेशन। तो सर उसमें हमें हमारी एक्सेलरेशन 20 माइनस जी नहीं होनी चाहिए? वो नेट एक्सेलरेशन था जो भी आपने जहाँ सॉल्व करा होगा ना, वो नेट एक्सेलरेशन दिया हुआ था, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बैलेंस करके करेंगे। फ्री फॉल में आएंगे उस क्वेश्चन पर, जब एयर फ्रिक्शन लेते हैं तो वो नेट एक्सेलरेशन,
माइनस जी जिसे तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद दिया होगा। सो अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो फाइनल वेलोसिटी 0, हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सीलरेशन विल बी माइनस। हाईएस्ट पॉइंट के बाद एक फीचर और है, मान लीजिए आपने ये ग्राउंड है, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट से आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये बॉडी एक पॉइंट बी तक जाती है, हाईएस्ट पॉइंट तक, दिस बी इज हाईएस्ट पॉइंट। सो ए से बी हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम होगा, इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। फिर क्या होगा, ये बॉडी ऊपर पहुंच गई, ऊपर जाने के बाद वापस आएगी, नीचे आ जाएगी। तो जब ये नीचे आएगी बॉडी तो इस टाइम को कहेंगे दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो फ्री फॉल में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री फॉल कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट एग्जैक्टली इक्वल। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का कैरेक्टरिस्टिक, जितना ऊपर जाने में लगा हाईएस्ट पॉइंट तक उतना ही हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में लगा। थर्ड, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कि मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहां से आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी, से दैट वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इस बॉडी के साथ क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, आपने इसे प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड। इसे समझ लो, फिर थर्ड पार्ट दोबारा समझा लो कि ये बॉडी है, इस बॉडी को आपने अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। भाई ऐसा है कि ये कुछ ऑब्जेक्ट थी मेरे पास, मैंने इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स प्रोजेक्ट कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसके अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और वापस उसी जगह आएगी जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था, ऊपर गया और फिर यहीं आ गया। सो जिस वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया था, जब वापस आएगा तो एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से आएगा। मींस मैंने यहाँ से इसे फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर गया, ऊपर जाकर वेलोसिटी 0, वापस जब यहाँ आएगा तो दोबारा से 10 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड पार्ट जो तुम पूछ रहे हो समझ, थर्ड पार्ट का मतलब है यहाँ से मैंने थ्रो किया बॉडी को, हाईएस्ट पॉइंट तक गई, मान लीजिए टाइम लगा 5 सेकेंड्स, हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा जब यहाँ आएगा तो फिर से 5 सेकेंड्स लगेगा। जितना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगेगा दोबारा हाईएस्ट पॉइंट से नीचे। सर इसका मतलब एसेंट डिसेंट में डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी तीनों सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में। ये बस एक मिनट आपसे तभी आता हूँ, इसको कंप्लीट एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट इसको कंप्लीट करो। तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया मैंने, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो एग्जैक्टली उतनी ही वेलोसिटी से दोबारा स्ट्राइक करेगा, बट अब जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि अपवर्ड्स पॉजिटिव था, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। हाँ, अब एक एक करके हर्षित, अब बताओ, हर्षित फिर युवराज, फिर जो पूछा था। सर मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बताया ना कि टाइम और एसेंट भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगी, तो इस बेसिस पे तीनों की तीनों ही डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी तीनों सेम होगी एसेंट और डिसेंट में। जी, तीनों चीजें सेम, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, टाइम भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, एक्सीलरेशन भी सेम है। जी माइनस। हाँ युवराज, अब तुम बोलो क्या पूछ रहे थे। सर ये तो हम 90 डिग्री पे कर रहे हैं ना जो फ्री फॉल है, अगर ये कुछ एंगल पे हो जब हम फेंकेंगे तो उसका क्या प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, फिर उसे हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी उसे डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन सर इसके ऊपर एक सर्टेन पॉइंट पे हॉल्ट भी तो आता है ना, जब हम सपोज बॉल फेंकते तो एक ऊपर जाते ही वो एक हॉल्ट आएगा, वही हाईएस्ट पॉइंट है। तो उसको कहाँ काउंट करेंगे, ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो? ना वो तो पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है वो, उसको किसी में काउंट नहीं करेंगे, उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो पॉइंट तो कॉमन है दोनों। ओके सर। हाँ, और भी किसी को कुछ डाउट था? एक आवाज और आई थी। सर ये सेकंड पॉइंट में हमने हाईएस्ट स्पॉट पे फाइनल वेलोसिटी 0 ले रखी है। हाँ। तो फाइनल वेलोसिटी वो नहीं होनी चाहिए जो वापस आते हुए एग्जिबिट करेगा? नहीं,
वो एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचा है तो वापस तो आएगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन वो जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ना, वहां तो वो रेस्ट में आ गया। अब उसके बाद जब नीचे आना शुरू करेगा तो वो हाईएस्ट पॉइंट से पोजीशन चेंज होगी। लाइक ये ऐसा है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया यहाँ से, यहाँ तो रेस्ट में आ गया। अब ग्रेविटी की वजह से ये जब नीचे आना शुरू करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट से चाहे dx डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी चेंज होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं होगी, हाईएस्ट पॉइंट के बाद। हाँ प्रवीण, तुम्हारा दोबारा बताओ। मानस क्लियर हुआ? यस सर। जस्ट हाईएस्ट पॉइंट के बाद। हाँ प्रवीण तुम बताओ। सर नॉर्मल कंडीशन में भी एप्लीकेबल है? हाँ हमेशा। सर जो आपने बताया कि टाइम एसेंट इक्वल टाइम डिसेंट, सर ऊपर जाते वक्त तो मतलब कंटिन्यूअसली रिटार्डेशन वो कर रहा है ना। एक मिनट हर्ष देखो। आप प्रवीण, नॉर्मल कंडीशन से क्या मतलब है? एयर फ्रिक्शन, एयर? यस सर। नहीं, ये सब तब है जब एयर नहीं है। एयर फ्रिक्शन में कहानी सब चेंज हो जाएगी। एयर फ्रिक्शन में सब चेंज हो जाएगा। हाँ अब तुम बताओ हर्षित। सर मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बताया टाइम एसेंट इक्वल्स टाइम डिसेंट, सर तो ऊपर जाते वक्त तो उस पे कंटिन्यूअसली रिटार्डेशन होगा ना, और नीचे आते वक्त कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन होगा। सर तो टाइमिंग चेंज नहीं होगी? वेलोसिटीज में भी तो डिफरेंस दिख रहा है। नीचे से जब फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, जब ऊपर से आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। चलो मैं इसे प्रूफ करा दूँ, अभी न्यूमेरिकल में प्रूफ हो जाएगा। तुम लॉजिकली देखना चाह रहे हो तो ऐसे देखो ना, एक्सीलरेशन तो ठीक देखा तुमने, यहाँ वेलोसिटी पहले बहुत ज्यादा थी जो कम हुई, यहाँ वेलोसिटी जीरो थी जो बढ़ेगी ताकि टाइम सेम रहे। सो फोर्थ पॉइंट कहता है वेलोसिटी with which body strike point of projection is same with which it was projected. तो उसी वेलोसिटी से दोबारा ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था। सिर्फ ग्राउंड को नहीं, इवन पूरी जर्नी में। भाई आपने एक बॉडी को फेंका, वो एक पॉइंट से दो बार पास होगी, एक बार ऊपर जाते हुए पास करेगी, एक बार नीचे जाते हुए पास करेगी। इन दोनों पॉइंट्स पर मींस ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए वेलोसिटी सेम होगी। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है। तो ये सिर्फ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए नहीं है, कहीं भी। इसको मैंने फेंका, ऊपर गया नीचे आया, एक पॉइंट से दो बार पास करेगा, एक बार ऊपर जाते हुए एक बार नीचे आते हुए, और एक ही पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा सेम होगी, चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज। समक्ष तुम्हारा ये क्लियर हुआ था थर्ड पॉइंट? यस सर। सर जितना पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम दोबारा से नीचे आने में लगेगा। सर जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तब से पैराबोला बनाएगा? नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये वाला मोशन। अच्छा, तो मैंने फेंका, ये यहाँ दिखा, फेंका, ये वापस उसी जगह आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन वाला। पैराबोला भी नहीं, वो तो प्रोजेक्टाइल में पड़ेगा, वो तो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये यहाँ से थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है। ये ना अक्सर बुक्स में भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं कि ऐसे गया और ऐसे आया, तो ये एक्चुअल में ना ये ऐसा है, ऐसे गया और इसी लाइन से आया है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं दो अलग अलग चीजें तुम्हें दिखा पाऊँ, इसीलिए ऐसे कहते हैं इस पाथ से गया और इस पाथ से आया। एक्चुअल में इट्स 1D, ऊपर गया और उसी पाथ से नीचे आ गया। इतना हुआ तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं, फिर न्यूमेरिकली इन सारी चीजों को प्रूफ करते हैं। लेकिन आपको ये सब याद होना चाहिए, फ्री फॉल के सारे कैरेक्टरिस्टिक, ड्रॉप का क्या मतलब है, हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब होता है, एसेंट और डिसेंट कैसे कनेक्ट करते हैं। इतना लिख लो, इतना हो जाए तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं। सर आपने इसका मतलब क्या समझाया, वेलोसिटी विद व्हिच बॉडी स्ट्राइक पॉइंट टू प्रोजेक्शन वाला? हाँ, इसका मतलब सिर्फ जिस वेलोसिटी से तुम ऊपर प्रोजेक्ट करोगे ना, जैसे यहाँ से मैंने किसी चीज को थ्रो किया ऊपर, जब ये नीचे इसी जगह आएगा तो वेलोसिटी सेम होगी। ओके सर। इतना लिख लो तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं।
न्यूमेरिकल्स में 4 कैरेक्टरिस्टिक बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। रब कर दूं सब? कैस्पल, राज, अब्दुल समझ में आ रहा है? अब्दुल अन्नान? यस सर। चलो यार इसे रब करते हैं। तो एक बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, बस ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखवाए हैं ना, इस न्यूमेरिकल में मैं सिखा दूंगा कि ये आते कैसे। जैसे हर्षित कह रहा था टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट सेम कैसे हो सकता है। सर वो मैं समझ गया सर, मैंने एक तो क्वेश्चन ऐसा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड समक्ष 7, a body is projected upwards with velocity of 10 meter per second. Calculate कई पार्ट्स है इसमें। पहला, velocity at highest point, second, time taken to reach highest point, second, displacement covered up to highest point, इसको h max लिख देना। Fourth, velocity with which it strikes the ground. सर जी 10 ले लिया 9.8 ले। अभी तो 10 ले लो, लेकिन स्कूल में याद रखना यार 9.8 लेना जब तक मेंशन ना। It strikes the ground. तो ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ इसलिए कि मेथड क्लियर हो जाए। समक्ष मुझे बताना शुरू करो, अनम्यूट करो खुद को और मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। सर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अप टू h max हाईएस्ट पॉइंट, अप टू h max हाईएस्ट पॉइंट। यस सर। समक्ष इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। प्लस 10 माइनस 10? प्लस सर। क्यों? सर बिकॉज जो ऊपर जाता है वो प्लस में होता है, जो नीचे आता है। एक्सेलरेशन कितना है? सर -9.8। -9.8, इसको मैं रफली -10 दे। यस। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट पार्ट तो पता है कि आंसर कितना है, 0। सेकंड पार्ट में बताओ मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी? सर ut plus half at square। ut प्लस, अरे ut डिस्प्लेसमेंट गिवन है क्या समक्ष? हर्षित का सही आ रहा है, हर्षित ठीक है। बताओ। यस सर। डिस्प्लेसमेंट दिया है? हाँ सर। मेरी तो हो जाएगी यार, डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया है देखो जरा ढंग से। इसको यूज करते हैं। फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 0। समाप्त। Sir 0. Sir, yes sir 0. U is 10. Yes sir. -10 time is t.
तो ये आ गया 10t is 10, 30 आ गया। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अप टू हाईएस्ट पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी। हाँ समझ, तो u कितना है? 10। सबका सही आ रहा है, ज़्यादातर लोगों का। यस सर। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड सर। एक्सेलरेशन कितना है? -10। -10। टाइम कितना लगा? सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 10 - 5, तो डिस्प्लेसमेंट इज 5। 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हर्षित बोलो। सर जैसे एक्सेलरेशन इक्वल्स वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना सर, तो अगर हम उससे निकालें तो टाइम हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ये नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, व्हिच इज v माइनस u बाय t। ओके सर। हमेशा इन इक्वेशंस को लिया करो, वहां पे एक बहुत ये सब गड़बड़े हो जाती है। आप इसी काम को ऐसे भी कर सकते थे, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते। डिस्प्लेसमेंट आ गया, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में कह रहा है वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सो वेलोसिटी विद व्हिच स्ट्राइक्स द ग्राउंड क्या होगा? मैंने अभी लिखवाया था, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, जब ग्राउंड पर आएगा तो उसी वेलोसिटी से जाएगा। जब अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया था 10 मीटर पर सेकेंड था, ग्राउंड पर आएगा -10 मीटर। प्रूफ कर लेते हैं एक बार। तो ये इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। मैं मोशन कंसिडर कर रहा हूँ b से लेकर a तक का मोशन, डाउनवर्ड्स b टू a। अंश मुझे बताओ b से a में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? b इज हाईएस्ट पॉइंट। यस सर। b से a के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? b इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो 0। हाँ, वेलोसिटी 0 होती है, तो 0। v आपको कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन इज -10। डिस्प्लेसमेंट हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये वाला जो सेपरेशन है दिस इज 5 मीटर, तो ये आ जाएगा -5। सब कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू -10 मल्टीप्लाइड बाय -5। सो v स्क्वायर इज 5 10 100 हो गया। v कैलकुलेट करोगे माइनस रूट ले लो -10 की। तो जो मैंने लिखवाया था वो यहाँ प्रूफ भी हो गया कि जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी से ग्राउंड को स्ट्राइक भी करेगा। डाउट्स बताइए मुझे यहाँ तक, किसी को डाउट्स हो? नो सर। सबका क्लियर है? कैस्पल, सृजना, अब्दुल, समक्ष, सबका क्लियर एकदम? चलो अब अगर तुम सब सीख गए तो चलो करो कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करो। देखो अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जितना फ्री फॉल का बेसिक था वो सब सिखा दिया तुमने। So a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. Multi-story building. So height of point
from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. First part. How high will the ball rise? How long will it take before the ball hit the ground? चलिए इसको सॉल्व करके बताइए मुझे क्या रहा है। सर हाँ हाँ हाउ हाई विल द बॉल राइज, वो मतलब ग्राउंड से ना? हाँ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो भी दिया है वहां से कितना जाएगा? सर हाँ सर जी 9.8 या 10? जी 10 ले लो यार। मानस का आया फर्स्ट का 45, सेकंड का 5 सेकंड। ठीक है मानस। ठीक है अब्दुल नान आगे करिए। बस 1 मिनट और, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है नंबर। तो ये तो ज्यादातर लोगों का सही आ रहा है। कैस्पेल आंसर्स कहाँ हैं? 20 मीटर 2 सेकेंड्स नहीं यार, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, कुछ कैस्पेल गड़बड़ कर रहे हो। 20 मीटर 2 सेकेंड्स तो गड़बड़ है। देखो एक आपको टावर गिवन है, हाँ 20 तो कहीं से भी नहीं आएगा कैस्पेल। तो ये टावर है, ये 20 मीटर का टावर है। अच्छा 25 मीटर, ठीक है कैस्पेल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कैस्पेल सही आ रहा है, पहला पार्ट सही आ रहा है। 25 मीटर यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट की हाइट पूछ रहा है, सो इसे ए मान लो। पहले हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम ए टू एच। ए से एच मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का सही है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। हाईएस्ट पॉइंट तक जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी, which is minus 10 meter per second square. Displacement is h, जो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यूज कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2x, 0 स्क्वायर minus 20 square 2 into a, which is minus 10 into h.
minus 400 is minus 20h. तो ये तो सही आ रहा है सबका, 20 मीटर आ गया। 20 मीटर फ्रॉम ए, फ्रॉम ग्राउंड ऐसी बात है, ऐड कर दोगे। अगर ग्राउंड की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो ये 25 ऐड हो जाएगा, 20 plus 25 which is 45. That's first part. How long will it take before the ball hit the ground? तो बॉल को ग्राउंड को हिट करना है, इसे देखना है, यहाँ अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं। सो दैट मीन्स अब मोशन होगा ए से लेकर एच और इसे मैं बी कह देता हूँ। भाई ऐसी तो जाएगी, यहाँ गई, हाईएस्ट पॉइंट पर गई और फिर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, फिर एच टू, ए से हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, फिर बी पर आएगा। तो ये है इनिशियल पॉइंट, और ये है फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट बताओगे मुझे, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर 45 प्लस 25 नहीं यार, 20 सॉरी, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये रहा इनिशियल और ये रहा फाइनल। 25 शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट्स माइनस ऑफ 25। इनिशियल ये रहा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, टोटल पाथ थोड़ा ना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट डिसाइड करो, फाइनल पॉइंट डिसाइड करो। इनिशियल से फाइनल चले जाओ, इनिशियल से फाइनल तो डाउनवर्ड्स जा रहे हो, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, माइनस 25। समक्ष -1, ये क्लियर है? माइनस 25। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ए पर जो भी वेलोसिटी होगी, ए पर वेलोसिटी कितनी थी? +20। एक्सेलरेशन इज -g which is almost -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप इसे यूज कर सकते हो, कैलकुलेट क्या करना है? टाइम कैलकुलेट करना है। सो s is ut plus half at square, s is -25, u is 20t plus half, a is -10 into t square। क्वाड्रेटिक आ गई, -25 is 20t minus 5t square। इन सबको यहाँ लेफ्ट में ले आते हैं तो ये आ जाएगा 5t square minus 20t minus 25 equal to 0। 5 से कैंसिल कर दो, t square minus 4t minus 5 equal to 0। तो यहाँ रूट्स हो जाएंगी t square minus 5t plus t minus 5 equal to 0। तो दो रूट्स आ जाएंगी, एक तो देखो t कॉमन लेते हैं तो t minus 5 plus 1 t minus 5 is equal to 0। तो एक रूट आ रही है 5, एक आ रहा है -1। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, सो विल बी 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स, टाइम विल बी 5 सेकंड्स। गौरव 9 नहीं होगा, टोटल 5 है। यहाँ से ऊपर जाने और नीचे आने में जो टाइम लगा, दैट्स 5 सेकंड्स। एक्सक्यूज मी सर, सर जब मैंने थोड़ा अलग निकाला है, लाइक मैंने क्या किया है, मैंने v is equal to u plus at से निकाला। पहले b कैलकुलेट किया इससे, देन उसमें डाल के पहले a to h निकाला, फिर h to b का टाइम निकाला। v is u plus at से v कैसे निकाल लिया? टाइम तो पता ही नहीं है सर, वो उससे निकाला ना, 2as is equal to b square minus u square। v निकाला, और उसमें s कितना लिया? s मैंने लिया सर पहले -45। हाँ, तो गलत है ना, -45 डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो वो सिर्फ उसका है, h to b का। सर जो आपका 5 सेकंड आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? a से h और h से b आने में। सर सिर्फ hb जो h से a से b, hb हो गया ना, उसका -45 निकाला जो 3 सेकंड्स आया, और जब मैंने a to h निकाला तो उसका 2 सेकंड्स आया, तो 5 सेकंड्स हो गया। ठीक है, लेकिन उससे आसान काम यही है, हमेशा इनिशियल और फाइनल देखो, क्योंकि इक्वेशंस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट आता है, वो एक सिंगल स्टेप में हो जाएगा। ये भी ठीक है, तुमने यहाँ से यहाँ कैलकुलेट किया, फिर यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कैलकुलेट किया। तो मुझे लगा वो एक्सेलरेशन के कारण वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा टाइम। ना, एक्सेलरेशन तो सेम है ना, पूरे में डाउनवर्ड्स ही एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा। सर आपने फ्रॉम ग्राउंड में -25 क्यों लिया है 25 की जगह? -25 क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि देखो ये A है और ये B। A से थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट तक गया और B पर आया, तो A इनिशियल पॉइंट, B फाइनल पॉइंट।
तो जब हम इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? So downwards. Downwards, and downwards is negative. इसलिए हमेशा इनिशियल और फाइनल देखा करो डिस्प्लेसमेंट के साइन के लिए, वरना गलतियां होंगी। तो देखो फाइनल देखो और ये देखो इनिशियल से फाइनल के लिए जा कहाँ है। सर जो आपने कहा कि आई से एफ मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी का आपका 5 सेकंड आया। हाँ, ए से बी, ए से एच और एच से बी। हम जब इक्वेशन मतलब आपने कैलकुलेट तो ए से बी के टर्म्स में किया ना। ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं एस इज यूटी प्लस एटी स्क्वायर, ये एस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ सर। ए से एच गया और एच से बी गया, व्हाट इज शॉर्टेस्ट पाथ हर्षद? ए बी। आप जब ए बी लोगे ना, ए बी से डजंट मीन कि ये सीधा हो गया, ये वाला आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, आपने टाइम पूरी जर्नी का कैलकुलेट किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसीलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट यूज किया, डिस्टेंस नहीं किया। आप लेंदी करना चाहो तो जैसे युवराज ने किया आप कर सकते हो ए से एच का। मतलब अगर हम सर इसे मतलब ऐसे देख के जाएं तो ऐसा नहीं लग रहा कि ए से बी में 5 सेकंड लग रहा है, जो कि ए से एच और उससे बी में मतलब उसके बराबर है सर। मतलब डिस्टेंस की अगर बात करें तो वेलोसिटी को इग्नोर कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ ए से बी में डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ तो मैं इनिशियल वेलोसिटी भी तो 20 कर रहा हूँ, है? तो मोशन तो हमने जब इनिशियल वेलोसिटी लिया ये पूरा मोशन कंसीडर किया, लेकिन इक्वेशंस में ये जो s होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज द शॉर्टेस्ट पाथ। करना है तो आप ये कर सकते हैं कि a से h कैलकुलेट कीजिए, टाइम 2 सेकंड्स आएगा, h से b कैलकुलेट कीजिए 3 सेकंड्स आएगा, फिर आप ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। लेकिन यूज करिए इसको, डिस्प्लेसमेंट यूज कीजिए ना, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये तो आसान है इक्वेशंस में कि डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में टोटल पाथ से मतलब नहीं। अर्शद हाँ सर समझ में आ गया। ये एक्सेल लॉजिक को नहीं सेटिस्फाई करती ये चीज, लेकिन हमेशा याद रखो कि इक्वेशन में है ना, तो जो ऊपर जाने वाला काम है उसको ये यू कंट्रोल कर रहा है इक्वेशन। सर तो आपने जो इनिशियल वेलोसिटी वो बी मतलब बी से ए को दी है, लेकिन बी से ए से मोशन कर रहा है ना, देखो ये लिखा हुआ है ए से एच और एच से बी, तो इनिशियल पॉइंट है ए, इनिशियल वेलोसिटी वो है जो ए पर है, कितनी थी ए पर इनिशियल वेलोसिटी 20। ओके सर, तो हम इनिशियल वेलोसिटी वही लेंगे जो जहाँ से आप सही समझ गए सर। आप इसको आप इनिशियल पॉइंट कह रहे हो, ठीक है? चलो भाई आज से यहीं छोड़ते हैं, फ्राइडे से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा आज 9 PM थैंक यू सर, बाय। सुनो 9 PM क्लास है मेरे साथ कैलकुलस की, तो जितनों को भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पता आज 9 बजे 45 मिनट्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों रिवाइज करा दूंगा। सो अभिषेक है। ओके सर 9 PM यस सर, सेम मीटिंग आईडी। यस सर, ओके बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय। सर निष्कर्ष सर ने एक बार आपसे बात करने के लिए बोला। हाँ बताओ समझ किसे। सर वो एक्चुअली मेरे को हेल्प चाहिए थी सर किसी के रिगार्डिंग, तो आप सर मेरे को कब मतलब दे सकते हो वो उसी होमवर्क? जी सर। प्रोजेक्ट वाला ना समझ। यस सर। आज 9 o'clock मेरे साथ क्लास है, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है? तुम भी फ्री हो? सर आपको व्हाट्सएप नंबर दे। ओके सर। अभिषेक मैं लिख रहा हूँ। अभिषेक ये नंबर है।